हेलो डियर लर्नर्स, जैसा कि आपको पता है हम लोग मॉड्यूल 2 पढ़ रहे हैं और मॉड्यूल 2 में हमें सेंटेंस के मैकेनिक्स को समझना है कि एक सेंटेंस काम कैसे करता है। भाई इसको हमें समझना है बहुत डीप में, एकदम डीप में, ठीक है। और हमने बताया, जैसा कि ग्रुप डिस्कशन में हमारी बातें हुई, हमने ये कहा कि हम लोग इस मॉड्यूल में केवल और केवल आइडेंटिफिकेशन पे काम करेंगे कि सेंटेंस के जो एलिमेंट्स हैं, सब्जेक्ट, प्रीडिकेट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, दुनिया भर की चीज़ें हैं, उनको केवल हम आइडेंटिफाई करने का काम करेंगे। ये हमारी मॉड्यूल 2 है। तो बिना देर करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास होने वाली है सब्जेक्ट को लेकर के, मतलब कि आज हम लोग सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसको, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में। अगर आपको सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को पहचानना है तो ये क्लास अपने आप में कंप्लीट है, फिर आपको कहीं और देखने, सुनने, समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आपको पता है कि हम लोग सुपर इंग्लिश कोर्स कर रहे हैं और हमारा मॉड्यूल 1 ख़त्म हो चुका है, मॉड्यूल 2 में हम प्रवेश कर चुके हैं और ये मॉड्यूल 2 की मतलब तीसरी क्लास, लेकिन अगर सही मायने में कहें तो ये हमारी पहली क्लास है। आज हमारी क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट को। चलिए बिना देर करते हुए आपको मैं सिखाना शुरू करता हूँ धीरे धीरे। पहली बात ये है कि सेंटेंस क्या होता है। हमने ये बात सीख ली है कि सेंटेंस क्या होता है, लेकिन एक बात आप समझिए कि जैसे कि हिंदी और अंग्रेजी के सेंटेंस में डिफरेंसेस हैं। मतलब कि हिंदी के सेंटेंस जो है उनको आपस में स्क्रम्बल कर लिया जाए फिर भी मीनिंग निकलते हैं, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा है नहीं। अंग्रेजी में कैसा है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है ना, प्रीटी मच फिक्स्ड होता है। मतलब कि ये रिजिड होते हैं, ये रिजिड होते हैं। मतलब अगर इनको हिलाओगे तो मीनिंग तो निकलेगी ही नहीं, और कुछ मीनिंग ऐसी बकवास निकलेगी जिसका हमें कोई मतलब ही नहीं निकलता, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अंग्रेजी में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, लेट मी चेक माई वॉल्यूम, लाइक कि वो बबल तो नहीं कर रहा है, हेलो हेलो हेलो, ठीक है, इट्स ओके नाउ। तो मैं ये कह रहा था कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो फिक्स होता है। अब सेंटेंस के स्ट्रक्चर फिक्स होने से बात क्या निकलती है, जो मतलब समझने लायक बात है कि उनके पोजीशन से, मतलब कि सेंटेंस में जो वर्ड के पोजीशन होते हैं उससे, माने शब्दों के पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें पता चल जाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें पता चलते हैं और उनके फंक्शंस पता पता चलते हैं। जैसे कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को जब आपके टीचर ने पढ़ाया होगा तो डेफिनेशन लिखवाई होगी कि उनके फंक्शन के आधार पर 8 ग्रुप में बांटते हैं, तो वही फंक्शन डिसाइड होती है। जो फंक्शन वहाँ पे कहा जाता है वही फंक्शन, यानी कि वो क्या काम कर रहे हैं ये डिसाइड होता है। इसका मतलब ये है कि सेंटेंस अगर फिक्स्ड है तो इसका ये मतलब निकलता है कि सेंटेंस के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे प्लेसेस होंगे जो फिक्स्ड होंगे। मान लीजिए कि ये एक सेंटेंस है और सेंटेंस के अंदर कुछ तो जगह ऐसे होंगे जो फिक्स्ड होंगे, उनके अंदर ही हम शब्दों को रख रख के नए नए सेंटेंस का निर्माण करते होंगे। जी, एकदम सही बात आपने सोची। तो ये जो प्लेसेस हैं ना जिनमें हम सेंटेंस मतलब वर्ड को रखते हैं, इसमें हम वर्ड्स को रखते हैं और नए नए वर्ड्स को रख के हम नए नए सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। तो इन्हीं प्लेस को हम एलिमेंट्स के भी नाम से जान लेते हैं। हम अगर कहते हैं कि सेंटेंस के एलिमेंट्स क्या हैं, तो मैं दरअसल वो प्लेस की ही बात कर रहा होता हूँ कि सेंटेंस के अंदर वो प्लेस कौन से हैं जिनमें हम अलग अलग तरह के मतलब शब्दों को रख करके नए नए सेंटेंस का निर्माण कर पाते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बोल दूँ, सब्जेक्ट, फाइनाइट वर्ब, ठीक है, फाइनाइट वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और एडवर्बियल्स। ये मोटे मोटे वो प्लेसेस हैं जिनमें हम वर्ड्स को रखते हैं और नए नए सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो अब चलिए हम लोग पहली प्लेस की बात करते हैं, फर्स्ट प्लेस की बात करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे केवल फर्स्ट प्लेस के बारे में, दैट इज सब्जेक्ट। हम लोग आज सब्जेक्ट के बारे में पूरी डिटेल से कहानी सीखने वाले हैं कि सब्जेक्ट दरअसल होता क्या है, काम कैसे करता है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। अब चलिए मैं आपको ये बताऊं कि सब्जेक्ट के बारे में हमें कौन कौन सी चीज़ें जाननी है। पहली चीज़ जाननी है कि सब्जेक्ट होता क्या है, व्हाट इज ए सब्जेक्ट, मतलब क्या है ये, व्हाट इज ए सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। दूसरी बात हम जानेंगे कि इसकी पोजीशन क्या होती है सेंटेंस में, माने कहाँ पाया जाएगा, पोजीशन ऑफ ए सेंटेंस, सॉरी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट
सेंटेंस में कहाँ लोकेट किया जाएगा, किस जगह पे हमको लोकेट करना होगा, कहाँ हम खोजेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। तीसरा तीसरा व्हाट कैन बी ए सब्जेक्ट, माने कौन सी चीज़ें सब्जेक्ट बन सकती है। इन तीन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फिर आज के ही क्लास में हम लोग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को भी डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, तो हमने जैसा कि बताया कि एक सेंटेंस को मतलब स्ट्रक्चरली कंप्लीट होने के लिए, जैसा कि पिछली क्लासेस में हमारी बातें हो चुकी है कि एक सेंटेंस को अगर स्ट्रक्चरली कंप्लीट होना है तो सब्जेक्ट और प्लस फाइनाइट वर्ब, ये दो चीज़ें तो होनी ही चाहिए। बाकी चीज़ें आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है, ठीक है। और मैंने ये भी बात आपको बताई होगी कि ये फाइनाइट वर्ब है ना, इसको अलग नाम से हम जान सकते हैं, द मदर ऑफ सेंटेंस। द मदर ऑफ सेंटेंस मतलब कि ये सेंटेंस का फॉर्मेशन यही करता है, ठीक है। इतना महत्वपूर्ण है कि इसको हम मदर ऑफ सेंटेंस के नाम से भी जान सकते हैं। मतलब वो आपको बताने के लिए कि ये कितना ज़रूरी एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर हमें सब्जेक्ट जानना है तो हमें तो सबसे पहले वर्ब के बारे में जानना है, वो कैसे काम करता है, कहाँ होता है, ये सारी चीज़ें हमें जाननी है। मैंने आपको इसको पहचानना बता दिया है कि हम कैसे फाइनाइट वर्ब को पहचानते हैं, कैसे नॉन फाइनाइट वर्ब को पहचानते हैं, और मैंने ये भी बताया है कि प्रत्येक सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होगा। एक से ज़्यादा फाइनाइट वर्ब होता है यानी कि उस सेंटेंस के अंदर कई और सेंटेंस मर्ज्ड हैं, मिले हुए हैं, कई और सेंटेंस मिले हुए हैं, है ना। चलिए मैं आगे बात करता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं ये बात कर लेता हूँ वर्ब के बारे में, वर्ब के नेचर के बारे में, ताकि मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में बहुत सारी बातें सिखा सकूँ। एक मिनट, हाँ। तो देखिए, सब्जेक्ट जो ये वर्ब होता है, सॉरी सब्जेक्ट मैं गलत बोल दिया, जो ये वर्ब होता है ना, इस स्लाइड के साथ यही परेशानी है, ठीक है। हुँ, ठीक। सॉरी फॉर थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है कि मैं अगर दूसरा कोई कलर सेलेक्ट करता हूँ तो वो मुझे दिखता नहीं, तो मैं अंदाज़े से लिख नहीं पाता। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वर्ब के बारे में जानेंगे, वर्ब का नेचर क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम्पल के लिए मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 2 तरह के वर्ब जनरली पाए जाते हैं। एक तो होता है डायनामिक डायनेमिक और दूसरा होता है स्टैटिक। अब ये दोनों का मतलब क्या है पहले समझिए। डायनेमिक का मतलब होता है कि जिसमें कोई ऐसा काम होता है जिसके अंदर कोई एक्शन होगा, जिसको परफॉर्म करना होगा। जैसे मान लो मैं बोलूँ प्ले, प्ले, तो आपको ये समझ में आ रहा है खेलना है, कोई ना कोई एक्शन तो जुड़ा हुआ है। अगर मैं वहीं कह दूँ डू, करना, ठीक है, या मैं लिख दूँ राइट, या मैं लिख दूँ टीच, तो ये सारे के सारे वर्ब हैं, इनके अंदर कोई ना कोई काम शामिल है। राइट माने लिखना, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्शन, शारीरिक एक्शन हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन वहीं मैं कुछ और वर्ब को लिखता हूँ, जैसे मैं लिख दूँ इज, है ना, बिकम, बिकम, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि यहाँ कोई काम हो रहा है क्या? नहीं, इधर तो कोई काम नहीं हो रहा है। तो इनको हम बोलते हैं स्टैटिक वर्ब और इनको बोलते हैं डायनेमिक वर्ब। फिर से समझिए, मैं एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं, है ना, जो डायनेमिक होते हैं, जिनके अंदर एक्शन होता है, ठीक है, जिनके अंदर एक्शन होता है। और कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो केवल अवस्था बताते हैं, अवस्था, अवस्था, या हम ये कह सकते हैं स्थिति बताते हैं, जिनके अंदर कोई काम होता नहीं है दरअसल। वो स्टैटिक वर्ब बताते हैं, वो उन्हें हम स्टैटिक वर्ब बोलते हैं। स्टैटिक का मतलब होता है स्टेट माने अवस्था। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ वाटर आर देयर, तो आप कहेंगे कि 3 स्टेट। कौन कौन? सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। तो स्टेट, अवस्था, अवस्था की बात हो रही है। जो अवस्था बतलाते हैं वो हम स्टैटिक वर्ब में रखते हैं, और जिनके अंदर एक्शन होता है उन्हें हम डायनेमिक वर्ब बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि ये जो वर्ब होता है ना, ये नेचर वाइज 2 तरह का होता है। कौन कौन? एक तो होता है डायनेमिक, डायनेमिक जिसमें क्या होता है, एक्शन होता है। और एक तो होता है स्टैटिक, स्टैटिक। अब स्टैटिक वर्ब की चर्चा हम लोग जब वर्ब चैप्टर पढ़ेंगे, यानी कि मॉड्यूल 3 में, वहाँ हम लोग और डिटेल में इसको डिस्कस करने वाले हैं। बस मैं यहाँ आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूँ, इसीलिए इसकी चर्चा कर रहा हूँ।
ठीक है, ये होते हैं अवस्था बताने वाले, जिनके अंदर कोई सा एक्शन नहीं होता है। अब जब एक्शन है तो एक्शन को करने वाला डूअर भी होगा। समझिए बात को, जब एक्शन है तो एक्शन को करने वाला होगा ना। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोलूं, अगर मैं बोलूं प्ले, तो प्ले करने वाला कोई होगा ना। अब मैं अवस्था की बात करूं कि बिकम माने हो जाना, अब यहाँ इसमें जब एक्शन ही नहीं है तो इसको करने वाला तो होगा ही नहीं। तो अगर आप ये समझते हैं कि सब्जेक्ट मतलब डूअर होता है, सब्जेक्ट का मतलब डूअर होता है, तो ये बात गलत है। सब्जेक्ट का मतलब केवल डूअर नहीं होता, क्योंकि वर्ब ये भी होते हैं। वर्ब जो होता है स्टेटिक भी होता है। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो टीचर ने आपको ये समझाने की कोशिश करी कि नहीं सब्जेक्ट का मतलब केवल डूअर होता है, तो ये बात सिरे से गलत है। सब्जेक्ट का मतलब केवल डूअर नहीं होता है, केवल डूअर नहीं होता है। सब्जेक्ट का मतलब ये भी होता है कि स्टेटिव वर्ब भी तो सब्जेक्ट बनाएगा अपना। तो उसमें हम कैसे कर सकते हैं कि ये डूअर है जब उसमें काम ही नहीं हो रहा है कुछ। तो हम ये कहते हैं कि आप सब्जेक्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ तो हम उसे डूअर के रूप में डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन जब स्टेटिव वर्ब आ जाएगा सामने तो उसमें हम ये डिसाइड कर सकते हैं, हम वो डिफाइन करेंगे। जैसे कि मैं ये कहूँ कि हु इज टॉक्ड अबाउट इन ए सेंटेंस, अबाउट इन ए सेंटेंस, इन ए सेंटेंस। अब मैं ये कह रहा हूं कि दो तरह के सब्जेक्ट हो सकते हैं, या तो एक डूअर होगा, कहाँ, जब आपको डायनेमिक वर्ब इन्वॉल्व होगा। दूसरा क्या होगा, स्टेटिव होगा। कब होगा ऐसा, जब उसमें अवस्था बताने वाली वर्ब आएगी। टेंशन नहीं लेना है कि भैया कहाँ अवस्था आ रही है, हम कैसे पहचानेंगे कि अवस्था बताने वाली वर्ब क्या है। नहीं, टेक इट इजी, टेंशन नहीं लेना है, सारी बातों का समाधान है। थोड़ा सा आगे बढ़िए। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरे वाक्य में जिसके बारे में बात करी जा रही है, जी पूरे वाक्य में जिसके बारे में बात करी जा रही है, हम उसको भी सब्जेक्ट कह सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल से ये बात मैं क्लियर कर देता हूं आपको। जैसे मैंने दो एग्जांपल्स लिए। पहला एग्जांपल लिया, राम इज राइटिंग। इसका मतलब हुआ कि राम लिख रहा है। एक मिनट, जस्ट वेट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि राम लिख रहा है। अब राइटिंग जो वर्ब है, एक मिनट, ये क्या हो रहा है भाई। हाँ, सॉरी, राम इज राइटिंग, हमने क्या लिखा, राम इज राइटिंग। ठीक है, अब ये जो राइटिंग वर्ब है ना, ये डायनेमिक है। तो इस एक्शन को कोई परफॉर्म कर रहा होगा, करने वाला कौन है, राम। तो हम ये कह सकते हैं कि राम यहाँ पे डूअर है। दूसरा मैं लिखता हूं, राम इज ए डॉक्टर। ठीक है, तो अब इसमें कोई एक्शन तो है नहीं, तो परफॉर्म कौन करेगा। तो हम ये देखेंगे कि इस पूरे सेंटेंस में किसकी बात करी गई है, राम के बारे में ही बात करी गई है। तो राम क्या है कि जिसके बारे में टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में हम लोगों ने बातचीत कर रखी है, तो ये भी हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सब्जेक्ट को आप डिफाइन कैसे करेंगे। तो सब्जेक्ट को डिफाइन करने में आप दो एलिमेंट का ही सहारा ले सकते हैं। एक तो डूअर होगा और दूसरा हु इज टॉक्ड अबाउट इन ए सेंटेंस, हु इज टॉक्ड अबाउट इन ए सेंटेंस। ठीक है, ये दो चीजों का सहारा लेके आपको अगर डिफाइन करने की जरूरत पड़ती है इन ए सेंटेंस, तो आप लिख सकते हैं। क्लियर। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। अब हमने ये जाना कि सब्जेक्ट होता क्या है, व्हाट इज ए सब्जेक्ट हमने जाना। सब्जेक्ट क्या होता है, या तो डूअर होगा और नहीं तो जिसके बारे में सेंटेंस में बातचीत करी गई होगी। अब ये कैसे होगा, ये बात आपने समझ लिया कि डूअर तब होगा जब हमारे डायनेमिक वर्ब इन्वॉल्व होंगे। मैंने डायनेमिक का मतलब जिसके अंदर कोई ना कोई एक्शन होगा, वो वर्ब अगर इन्वॉल्व होते हैं तो हम उसे कहते हैं डूअर, और डूअर सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन जब स्टेटिव वर्ब इन्वॉल्व हो जाएंगे, मतलब जो अवस्था बताने वाली वर्ब्स आएंगी, तो ऐसे अवस्था में हम कहेंगे कि जिसके बारे में सेंटेंस में बातें हो रही हैं, वो मेन जो टॉपिक है, वो टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। लेकिन इससे क्या आपको पहचानने आ जाएगा, नहीं आएगा भाई। इससे कैसे आप पहचान सकते हैं। क्लास आगे भी बढ़ेगी और हम इसको पहचानना भी आपको सिखाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट की क्या पोजीशनिंग होगी। पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट
इन ए सेंटेंस, इन ए सेंटेंस। हम अब ये सीखेंगे कि एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट की क्या पोजीशन होगी, मतलब सब्जेक्ट कहाँ होगा, वेयर कहाँ पाया जाएगा, वेयर की जवाब हम खोज रहे हैं, कहाँ पाया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए एक रूल है कि सब्जेक्ट जो होगा वो हमेशा पहले पाया जाएगा मेन वर्ब के, मेन वर्ब के। अच्छा, सेंटेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं? हाँ, हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं और मेन वर्ब भी होते हैं। ठीक है, तो हम हेल्पिंग वर्ब की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल मेन वर्ब की बात कर रहे हैं। मेन वर्ब के पहले सब्जेक्ट पाया जाएगा। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे एक नोट आपको समझना होगा, यहाँ पे एक नोट आपको समझना होगा और आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, हेल्पिंग वर्ब होता है, इसके बारे में मैं बोल रहा हूँ कि हेल्पिंग वर्ब मे कम बिफोर और आफ्टर ए सब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट के पहले और सब्जेक्ट के बाद दोनों समय में हेल्पिंग वर्ब आ सकता है। तो हम हेल्पिंग वर्ब की मदद से कभी भी सब्जेक्ट को पहचानने की कोशिश नहीं करेंगे, हम सेंटेंस में मेन वर्ब की मदद लेंगे कि हम सब्जेक्ट को पहचान लें। ठीक है, अच्छा, सब्जेक्ट जो होगा वो हमेशा मेन वर्ब के पहले आएगा, मेन वर्ब के पहले ही हमेशा रहेगा। अब एग्जांपल के लिए इसे देखते हैं, दो चार एग्जांपल्स लेते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, रोहन इज गोइंग टू स्कूल। एक तो सेंटेंस मैंने ये ले लिया, दूसरा मैं ले लेता हूँ वेयर इज रोहन गोइंग, गोइंग। ठीक है, ये दो सेंटेंस है हमारे पास। अब मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ, समझिए कि ये भाई साहब हमारे हेल्पिंग वर्ब है इज, और ये गोइंग जो है हमारा मेन वर्ब है। अच्छा, ये गोइंग हमारा मेन वर्ब है और ये इज जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा, एक बात आपको याद है क्या, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब दोनों को मिला करके हम फाइनाइट वर्ब का नाम देते हैं, याद होना चाहिए, पिछली क्लास में मैंने समझाया। अब आप बताइए कि रोहन यहाँ पे सब्जेक्ट है, आपको पता होगा ये बात। ठीक है, ये रोहन हमारा सब्जेक्ट है। अच्छा, ये गोइंग जो है, गोइंग जो है, गोइंग के पहले, गोइंग के पहले क्या रोहन नहीं आ रहा है? यही मैं कह रहा हूँ कि मेन वर्ब के पहले आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए, गोइंग मेन वर्ब है, उसके पहले रोहन सब्जेक्ट आया हुआ है। अब देखिए तो सब्जेक्ट के बाद आया है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और यहाँ सब्जेक्ट के पहले आया है हेल्पिंग वर्ब। तो हमें अगर मार्कर डिसाइड करने हैं कि किस आधार पे हम एक सब्जेक्ट को पहचानेंगे, तो उसके लिए सबसे सही मार्कर क्या है कि हम मेन वर्ब को उठाएं और मेन वर्ब की मदद से हम पहचानने, लोकेट करने की कोशिश करें कि हमारा सब्जेक्ट कहाँ होगा। हमारा सब्जेक्ट होगा मेन वर्ब के जस्ट पहले, मेन वर्ब के पहले होगा, मेन वर्ब के पहले होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं आपको एक दो एक्सेप्शन बताता हूँ इस रूल का। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन नंबर 1। ठीक है, एक्सेप्शन क्या कहता है कि जहाँ पे ये रूल मतलब आपको थोड़ा सा हिला हुआ दिखेगा। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, एक मिनट रुकिए तो, एक मिनट रुकिए तो, रुकिए तो, रुकिए तो, अभी क्या हो गया यार, छे। ठीक है, इसको सुधारना पड़ेगा, कोई बात नहीं, मैं सुधार लूँगा बाद में। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे टू बी, आपने टू बी पढ़ा, एक वर्ब है। जैसा कि आपने अगर हमारे बेसिक्स ऑफ ट्रांसलेशंस पढ़ा होगा तो उसमें हमने ये बात करी है कि जो टू बी है उसके फॉर्म अलग अलग होते हैं, जैसे इज, एम, आर, वॉज और वर। ठीक है, उसके बाद बीन, ये जो है ना, और बीइंग ये भी होता है, ये जो है ना इसके फॉर्म है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये टू बी वर्ब जो है ना, अगर ये मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा हो तो थोड़ा सा सावधानी बरतना है। कैसे? वहाँ पे हमेशा, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि मेन वर्ब के पहले ही सेंटेंस सब्जेक्ट आएगा, ऐसा हमेशा नहीं होगा। जैसे मैं लिख दूं एग्जाम्पल के लिए कि मैं ये लिख दूं रोहन इज, रोहन इज ए टीचर, मैंने ये लिख दिया और दूसरा सेंटेंस लिख दिया व्हाट इज रोहन। तो आप एक चीज़ देखोगे यहाँ कि ये रोहन जो है ना, ये सब्जेक्ट तो है ही, यहाँ पर मेन वर्ब के पहले आ रहा है।
ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब के बाद आ रहा है। बस एक ही केस में एक्सेप्शन है, वो भी कहाँ, जब टू बी वर्ब मेन वर्ब के रूप में काम करने लग जाए, टू बी वर्ब मेन वर्ब के रूप में काम करने लग जाए, वहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, बस एक एक्सेप्शन। आगे देखते हैं दूसरा एक्सेप्शन। ठीक है, दूसरा एक्सेप्शन, एक्सेप्शन नंबर 2, जब हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस लिखते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, तो उनमें जहाँ कमांड आता है, ठीक है, या रिक्वेस्ट आता है, कमांड या रिक्वेस्ट आता है, उस जगह पे यू जो वर्ब होता है, सॉरी यू जो सब्जेक्ट होता है, वो यूजुअली हिडन होता है, माने छुपा हुआ होता है, हम उसको लिखते नहीं हैं। अब एग्जाम्पल के लिए मैं इसे समझा देता हूँ कि ये क्या है। एक मिनट, हाँ, तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि जैसे मैंने लिखा कम हियर, ठीक है, दूसरा मैंने लिख दिया गिव मी दैट पेन, एक लिख दिया। फिर मैंने लिखा फेच मी ए ग्लास ऑफ वाटर। अब ये जो 3 सेंटेंस है ना, इनमें ये और ये फाइनाइट वर्ब है, लेकिन सब्जेक्ट तो है नहीं, तो क्या ये सेंटेंस है स्ट्रक्चरली कंप्लीट नहीं है? कंप्लीट है, सब में यू सब्जेक्ट छुपा हुआ है, सब में यू सब्जेक्ट छुपा हुआ है। अच्छा, इसको छुपाने के पीछे रीजन है, अगर यू कम हेयर कहें, यू कम हेयर, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट जैसा दिखेगा, इसलिए इसे यू को छुपा दिया गया है ताकि हम एक्चुअली इसे इंपरेटिव के रूप में पहचान पाएं। ठीक है, तो पर्पजफुली इसे छुपाया गया है क्योंकि हम कंफ्यूजन में ना आ जाएं कि यू गिव मी दैट पेन, कि आप हमेशा ये कलम मुझे देते हो, यू फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तुम हमेशा मेरे लिए पानी का गिलास लाते। तो ये बात ऐसी मोड़ पे न चली जाए कि हम इसका मीनिंग अलग निकाल लें, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में न चले जाए, इसीलिए पर्पजफुली इस यू को छुपाया गया है ताकि हम इसे इंपरेटिव पढ़ सकें। लेकिन यहाँ पे पहले से यू सब्जेक्ट के रूप में मौजूद है, हम ऐसा नहीं कर सकते कि वहाँ पे सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। तीसरा हमारा एक्सेप्शन क्या है कि जब हम इंट्रोडक्टरी हेयर या देयर का यूज करते हैं, ठीक है, तो वहां पे सब्जेक्ट जो होता है वो लास्ट में आता है, सब्जेक्ट जो होता है वो लास्ट में आता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। कुछ एग्जांपल से मैं इस बात को समझा देता हूं आपको। जैसे मैंने लिखा देयर वॉज ए किंग, फिर मैंने लिखा हेयर इज रोहन, मैंने ये लिखा। ठीक है, अब बात समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? किंग और रोहन है, लेकिन ये तो बाद में आए हैं। आपको लग रहा होगा कि ये सब्जेक्ट हो सकते हैं, नहीं, ये केवल ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका अपना कोई मतलब नहीं निकलता, सेंटेंस में इनका कोई अपना मतलब नहीं है। ये इसलिए आए हैं कि ये सब्जेक्ट का इंट्रो कर सकें। अब जैसे मान लीजिए कि आप कहीं नए ऑफिस में जाते हैं, ठीक है, तो आपको कोई व्यक्ति इंट्रोड्यूस करता है कि देखिए ये मोहन है, ये हमारे यहाँ आए हुए हैं, ठीक है, तो ठीक उसी तरह ये जो व्यक्ति मोहन का इंट्रो करा रहा है किसी और से, उसी तरह ये देयर और हेयर हैं जो अपना इंट्रो, सॉरी, ये किंग और रोहन का इंट्रो आपसे करा रहे हैं। ये केवल इंट्रो कराने के लिए यूज होते हैं, ठीक है, इसीलिए इनका नाम है इंट्रोडक्टरी। अब यहाँ नहीं होगा कि हेयर इज रोहन का मतलब यहाँ रोहन है, इसका मतलब होगा ये रोहन है, ये रोहन, या यह रोहन है, यह रोहन है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, या ये रहा रोहन, ये रहा रोहन, या ये रहे रोहन, ये होगा। यहाँ नहीं, मतलब कि ऐसे नहीं बोल सकते कि रोहन यहाँ है, ऐसे नहीं बोल रहेंगे, इसका ये मतलब निकलेगा यह रोहन है। एक राजा था, एक राजा था। अब इसमें देयर का कहीं मीनिंग आ रहा है? नहीं आ रहा है। बात समझ गए आप? मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, देयर और हेयर का यूज किया भी क्यों गया है? अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अलग तरीके से लिखने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं कहूँ ए किंग वॉज, फिर मैं लिखूं रोहन इज, तो क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है? क्या ये सेंटेंस मीनिंग निकाल पा रहा है? नहीं निकाल पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब तभी कंप्लीट माने जाते हैं जब वो सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से लिंक कर दें। इसकी चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे।
अब जब ये लिंक नहीं कर पा रहे हैं, जब ये लिंक नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनका एक पीस मिसिंग है, तो फिर ये लिंकिंग वर्ब किस बात के? जब ये लिंकिंग वर्ब किसी बात के नहीं है तो फिर ये सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकलेगा। इसीलिए इसी कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पे एक शब्द डाला जाता है हेयर और देयर, जिसको हम इंट्रोडक्टरी हेयर एंड देयर बोलते हैं। ऐसे समय में लास्ट में हमको सब्जेक्ट दिखाई देता है। अच्छा, ये सब्जेक्ट, ये जो वर्ब है, अब आपको ये डाउट आ रहा होगा, ये जो वर्ब आपको दिख रहा है, ये जो वर्ब इज और वॉज दिख रहा है, ये किसको माने किसके द्वारा कंट्रोल्ड है? क्या ये सब्जेक्ट के द्वारा कंट्रोल हो रहा है, मतलब देयर या हेयर के द्वारा कंट्रोल हो रहा है, या किंग और रोहन के द्वारा कंट्रोल हो रहा है? अब ये जानने के लिए मैंने आपके सामने एक दूसरा सेंटेंस रखा। मैंने रखा देयर आर किंग्स, देयर आर किंग्स। तो आप बताइए कि देयर के साथ वॉज भी लग गया, देयर के साथ आर भी लग गया। इसका ये मतलब है कि ये जो है ना, ये किंग के द्वारा कंट्रोल्ड है। यहाँ जैसे किंग हुआ, यहाँ आर आ गया, किंग्स हुआ, आर आ गया। यहाँ पे ये किंग था तो वॉज था। यानी कि ये जो है ना, वर्ब हमारा वो सब्जेक्ट के द्वारा ही कंट्रोल्ड होता है। हमेशा ऐसे ही होता है कि हमेशा जो वर्ब होते हैं वो सब्जेक्ट के द्वारा ही कंट्रोल्ड होते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है ये 3 चीज़ें आपको समझ में आ गई। कौन-कौन सी चीज़ें, फिर से एक बार के लिए मैं आपको रिव्यू कर दूँ कि हमने अभी तक क्या सीखा। पोजीशन ऑफ, 1 मिनट लेट मी कंप्लीट इट। हमने ये सीखा कि सब्जेक्ट जो होते हैं, मतलब सब्जेक्ट में हमें 3 चीज़ें पढ़नी है। व्हाट मतलब क्या होते हैं वो हमने पढ़ लिया, पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट पढ़ लिया। अब हम आगे पढ़ने वाले व्हाट कैन बी सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के लिए क्या-क्या चीज़ें सब्जेक्ट बन सकती हैं। ठीक है? सब्जेक्ट जानने के लिए हमें फाइनाइट वर्ब जानना जरूरी था। फाइनाइट वर्ब से पहले हमने ये देखा कि वर्ब नेचर वाइज कैसे होते हैं, डायनेमिक और स्टैटिक। तो मैंने वो समझाया कि कैसे आप एक सब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। अब आते हैं पोजीशन, सेंटेंस में कब होगा। जैसे मेन वर्ब के वो पहले पाए जाएंगे। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब भी कहीं आता है क्या? जरूर आता है, लेकिन उसकी पोजीशन फिक्स नहीं होती है। कभी वो पहले आता है, कभी वो बाद में आता है। तो हमें हेल्पिंग वर्ब को एज ए मार्कर, माने पहचानने वाली चीज के रूप में इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सेप्शन क्या होता है। एक्सेप्शन, एक पहला एक्सेप्शन टू बी, अगर टू बी मेन वर्ब के रूप में आ रहा है तो थोड़ा सा सावधानी आपको बरतना होगा। इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा यू छुपा होता है, जो भी मैंने बता दिया क्यों अब ऐसा किया जाता है। इंट्रोडक्टरी हियर एंड देयर की बात हो रही थी, तो इंट्रोडक्टरी हियर एंड देयर में सब्जेक्ट हमेशा लास्ट में आता है। अब ये बात हो गई हमारा पोजीशन ऑफ सेंटेंस इन ए सब्जेक्ट, और मेन बात हमने ये सीखी कि मेन वर्ब के पहले आता है। लेकिन अब हम सीखने वाले हैं व्हाट कैन बी ए सब्जेक्ट, व्हाट कैन बी ए सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट हो सकता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, मैं आपको ये समझा देता हूं कि कौन कौन सी चीजें सब्जेक्ट बन सकती हैं। जैसे सब्जेक्ट हमेशा नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। इसके अलावा कोई और चीज सब्जेक्ट के रूप में काम नहीं कर सकती। सब्जेक्ट जब भी बनेगा तो या तो नाउन से बना होगा, नहीं तो प्रोनाउन से बना होगा। ठीक है, अच्छा, इन दोनों को इकट्ठे एक नाम से जानते हैं जिनको हम बोलते हैं नोमिनेटिव, नोमिनेटिव्स। तो हम ऐसे बोलें कि सब्जेक्ट नोमिनेटिव्स हो सकते हैं। मतलब नोमिनेटिव मतलब वो नाउन और प्रोनाउन को नोमिनेटिव बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो नाम बताने का काम करते हैं, इसीलिए हम उनको नोमिनेटिव्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आगे आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हम वर्ब को या एडजेक्टिव को या एडवर्ब को ऐसे सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, हमारी मजबूरी है कि हम अब एक वर्ब को सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं। तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले इनसे हमें नाउन बनाना है, और जब नाउन बना लेंगे तब हम इनको एज ए सब्जेक्ट यूज कर पाएंगे। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने लिखा रनिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज। ठीक है, फिर मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट, सॉरी, बेस्ट पॉलिसी। एक और सेंटेंस मैंने लिख दिया टू रिवाइज, टू रिवाइज द नोट्स इज मैंडेटरी। ठीक है, चलिए
ये मैंने 3 सेंटेंस लिखे। आपने देखा कि ये हमारा मेन वर्ब है, ठीक है? और मेन वर्ब के पहले हमने खोजने की कोशिश करी, तो हमें ये मिल गया हमारा सब्जेक्ट, ये मिल गया हमारा सब्जेक्ट। क्लियर? अब आप देखोगे कि ये भाई साहब तो वर्ब से बने हुए हैं, तो हमने वर्ब को पहले नाउन बनाया, फिर हमने यूज किया। ये भाई साहब आप कहोगे कि एडजेक्टिव ऑनेस्ट ऑनेस्ट से बने हुए, ऑनेस्ट माने क्या होता है? ईमानदार, तो हमने ईमानदारी बनाई है, तो हमने वाई जोड़ करके इसको नाउन बनाया है। ये भी कम बेस वही बात है, हमें ये वर्ब हैं एक्चुअल में, लेकिन हमने इनको इन्फिनेटिव बनाया और तब यूज किया। कुल मिला के मैं इतने कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहले आप नाउन बनाएंगे, तब उसको आप सब्जेक्ट के रूप में यूज कर पाएंगे। इतनी छोटी सी बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि जब आप एडजेक्टिव या एडवर्ब से नाउन बनाते हैं, ठीक है, तो उनके मीनिंग में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन वहीं वर्ब से जब नाउन बनाएंगे तो हमारे पास 2 विधियां हैं। कौन कौन से? टू इन टू के साथ जब हम वर्ब को जोड़ेंगे तो हो जाता है इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव, ठीक है। कई बार विदाउट टू आता है, हम उसको बेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं। और आईएनजी फॉर्मेट में जो हम बनाते हैं नाउन, उसको हम बोलते हैं जेरंट। अब इनके बारे में हम डिटेल में मॉड्यूल 3 में पढ़ेंगे, जब हम वर्ब वाला सेक्शन पढ़ रहे होंगे तब, ठीक है। तो मोटी मोटी बात आपने इतनी समझ ली कि हम ये कह रहे थे कि कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच सब्जेक्ट बन सकता है, बशर्ते उसको पहले आप नाउन बनाइए और नाउन से आपको उसे सब्जेक्ट के रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब एज ए सब्जेक्ट उसको यूज कर सकते हैं। इतनी छोटी सी बात मैंने समझाने की आपको कोशिश करी। अब जो मेन बात है वो मैं एक बात और समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इसे। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि हमने जो पढ़ा फ्रेज और क्लॉज के बारे में, फ्रेज और क्लॉज के बारे में, इनकी खास बात है कि ये सिंगल, दे वर्क एज ए सिंगल यूनिट, एज ए सिंगल यूनिट, सिंगल यूनिट। अब ये मैं क्या कह रहा हूँ कि ये सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं। मतलब क्या हुआ सिंगल यूनिट का? सिंगल यूनिट का मतलब ये हुआ कि वो सिंगल पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में काम करेंगे। सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच माने कि वो नाउन की तरह भी काम कर सकते हैं। मान लीजिए 2 4 5 जो भी शब्द आए हों, वो सबको मिला दें इकट्ठा तो नाउन की तरह काम कर लेंगे। वो मतलब एडजेक्टिव की तरह भी काम कर लेंगे, वो एडवर्ब की तरह भी काम कर लेंगे, वो वर्ब की तरह भी काम कर लेंगे, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो जिस तरह काम करते हैं वो सिंगल यूनिट के रूप में काम करते हैं। अब ये जो सिंगल यूनिट के रूप में काम करते हैं, तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या ये नाउन के रूप में नहीं काम कर सकते हैं? तो आप कहेंगे जब वो कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में काम कर सकते हैं, सिवाय कौन कौन? जैसे क्लॉज के लिए वो वर्ब के रूप में नहीं काम कर सकता, और बाकी सभी प्रोनाउन प्रोनाउन ठीक है, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन, इनके रूप में वो मतलब काम नहीं करते हैं। और इनका डेरिवेशन में हमने भी यूज नहीं किया कि आप कैसे ड्राइव करेंगे कि कंजंक्शन से कैसे आप नाउन बना दें। ये डेरिवेशन में यूज भी नहीं होता और वो काम भी नहीं करते। मेजर मेजर फंक्शनल जो ग्रुप होती है वो जैसे नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और ये वर्ब, ये ट्रांजिशनल होती है। मतलब ये आपस में ट्रांजिट कर जाती हैं। मतलब ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, सब आपस में कुछ ना कुछ बन जाएंगे, मतलब आपस में ट्रांजिशन में जाएंगे। लेकिन जो रिजिड ग्रुप होती हैं, जैसे प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, ठीक है, प्रोनाउन, ठीक है, और ठीक है, तो ये जो होता है ये नॉन ट्रांजिटरी ग्रुप है, ये ट्रांजिशन में नहीं जाती, ठीक है। खैर छोटी सी बात। अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, मैंने वो तो ऐसे ही बता दिया आपको, ये सारी बातें बेकार हैं। अब इधर आइए, इधर आइए और इस बात को समझिए। पहले हम क्या समझा रहे थे कि फ्रेज और क्लॉज कैसे काम कर सकते हैं? एक सिंगल यूनिट के रूप में काम कर सकते हैं। जब ये सिंगल यूनिट के रूप में काम करेंगे तो ये सिंगल पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में भी काम करेंगे। बात तो वही है। तो क्या ये नाउन के रूप में भी काम कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। तो जब ये नाउन के रूप में काम कर सकते हैं तो दे में भी सब्जेक्ट, तो वो सेंटेंस में सब्जेक्ट भी बन सकते हैं। तो मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि फ्रेज और क्लॉज भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की भूमिका निभा सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूं इसको, चलिए।
हालांकि इस मॉड्यूल के लास्ट में हम लोग क्लॉज और फ्रेज को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल में। ठीक है, तो आपको इतना भी परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, एक मिनट, मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे द बॉय इन ब्लैक शर्ट इज माई ब्रदर। एक तो सेंटेंस मैं ये लिख दिया। दूसरा 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 मैं लिखता हूँ व्हाट यू सेड इज फनी, या वॉज लिख देता हूँ फनी। ठीक है, मैं आगे लिखता हूँ, एक सेंटेंस और लिखता हूँ, जैसे दैट ही इज लेट इज नॉट सरप्राइजिंग, क्योंकि वो हमेशा लेट ही आता है, नॉट सरप्राइजिंग। एक और सेंटेंस लिख दूँ क्या? हाँ, द ब्लैक बुक बाय मोहन इज माई फेवरेट बुक। ठीक है, ये मैंने 4 सेंटेंस लिखे। अब इनको समझते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये है हमारा मेन वर्ब, और मेन वर्ब के पहले हमें क्या खोजना है? सब्जेक्ट खोजना है। ठीक है, और सब्जेक्ट क्या हो सकता है? नाउन और प्रोनाउन हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसके पहले इतनी सारी बातें आई है, तो ये क्या पूरी की पूरी बात सब्जेक्ट हो सकती है? तो आप कहेंगे हाँ हो सकती है। ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि हमने पिछले स्लाइड में क्या पढ़ा कि फ्रेज और क्लॉज सिंगल यूनिट के रूप में काम करते हैं, तो वो नाउन भी हो सकते हैं और ये सब्जेक्ट के रूप में काम भी कर सकते हैं। वही बात मैं यहाँ समझा रहा हूँ कि देखिए कि ये पूरा कितने शब्द हैं? 1 2 3 4 5, 5 शब्द है। अच्छा, इनमें कहीं आपको वर्ब दिख रहा है क्या? कहीं वर्ब दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट भी नहीं होगा। तो ये फ्रेज हैं, ये फ्रेज हैं। ठीक है, जो फ्रेज और क्लॉज वाली क्लास में आपने सीखा था। ठीक है, तो ये फ्रेज हैं हमारे। अब मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि अगर ये फ्रेज हैं तो ये नाउन के रूप में भी काम कर सकते हैं, और नाउन के रूप में काम कर रहे हैं तो ये क्या है? हमारे सब्जेक्ट है। क्लियर? अब वापस आते हैं, यहाँ आप एक वर्ब को देखेंगे, यहाँ आप एक वर्ब को देखेंगे, दोनों के दोनों फाइनाइट वर्ब है। ये भी एक फाइनाइट वर्ब है, ये भी एक फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, अब पहले ये वाले फाइनाइट वर्ब की बात करते हैं। व्हाट यू सेड, व्हाट यू सेड। ठीक है, अब इसका सब्जेक्ट क्या है? यू, और वॉज का सब्जेक्ट क्या है? अभी बाद में चर्चा करते हैं। सेड का सब्जेक्ट है यू। तो अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर तो पूरा हो रहा है, एक स्ट्रक्चर तो पूरा हो रहा है, लेकिन चूंकि वर्ड पहले आ गया इसके साथ, तो यानी कि ये स्ट्रक्चर पूरा जरूर हो रहा है, लेकिन ये किसी पर डिपेंड कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्लॉज है हमारा। ये क्या है? क्लॉज है। और ये पूरे क्लॉज के लिए ये पूरा क्लॉज एज ए सब्जेक्ट काम करेगा वॉज फाइनाइट वर्ब का। तो हम ये कह रहे हैं कि ये क्लॉज जो है एज ए नाउन क्लॉज काम कर रहा है यहाँ पे, और ये पूरा का पूरा क्लॉज हमारा सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। ठीक, अब इधर आते हैं। एक वर्ब यहाँ दिखा और एक वर्ब यहाँ दिखा, दोनों फाइनाइट वर्ब है। इस इज का सब्जेक्ट है ही। अब सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब तो आ गए, तो स्ट्रक्चरली कंप्लीट हो रहा है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो बात हम लिखे, यहाँ से यहाँ तक एक बात लिखे, ये है हमारा क्लॉज, ये है हमारा क्लॉज। ठीक है, अच्छा ये जो ईज वर्ब है ये पूरे क्लॉज के लिए आया हुआ है। ठीक है, अब ये पूरे क्लॉज के लिए आया हुआ है, तो अब ये पूरा क्लॉज हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब वापस आइए। अब ईज देखिए यहाँ पे, बाकी कहीं नहीं है, तो ये हमारा क्या है? मेन वर्ब है। मेन वर्ब से पहले ये बात लिखी हुई है ब्लैक बुक बाई मोहन, तो ये पूरा का पूरा हमारा फ्रेज है, और ये हमारा एक सेंटेंस के रूप में काम कर, सॉरी सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सब्जेक्ट कई बार एक वर्ड होता है, कई बार एक से ज़्यादा वर्ड भी सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जैसे फ्रेज और क्लॉज भी सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, इतनी छोटी सी बात थी। अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ अगले पड़ाव पे, और हम लोग समझेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? अब ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है? जैसे मैं ये कहूँ कि जो सब्जेक्ट होता है उसके बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फो होता है,
एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो होता है उसी को हम कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। उसी को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। उसी को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। क्लियर? अब मैं एक छोटी सी बात और आपको बता देता हूं कि जैसे सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट का उसका कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, इन दोनों को जोड़ने के लिए जो वर्ब यूज करी जाती है उसको हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब, ठीक है। आप इस वर्ब को पहले भी सीखने की, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था कि एक लिंकिंग वर्ब आएगा। तो ये लिंकिंग वर्ब जो है ना, वो काम क्या है? सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ देना। इसीलिए इसका नाम है लिंक। लिंक माने जोड़ना ही होता है। तो लिंकिंग वर्ब क्या होता है? जो सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ दे। इतनी छोटी सी बात है। तो पहले अगर हम लिंकिंग वर्ब समझ लें तो मे बी इट विल बी इजी टू फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम लिंकिंग वर्ब को ही जान लेते हैं कि लिंकिंग लिंकिंग वर्ब वाला क्या है, कैसे हम इसको पहचानेंगे। देखिए, लिंकिंग वर्ब को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि इसको रिप्लेस करिए, रिप्लेस विद, ठीक है। या तो आप इज, एम, आर से रिप्लेस करके देखिए। दूसरा, रिप्लेस विद, रिप्लेस विद इक्वल साइन। एक मिनट, एक बात मुझसे छूट गई, वो बात यहाँ बतला देता हूँ। ये जो सब्जेक्ट होता है ना, ये होता है नेचर वाइज नाउन, ठीक है, या प्रोनाउन। मतलब सब्जेक्ट या तो नाउन सब्जेक्ट बन सकता है या प्रोनाउन सब्जेक्ट बन सकता है। अब नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बतलाता है उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। यानी कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो एडजेक्टिव हो सकता है या नाउन हो सकता है। या तो एडजेक्टिव हो सकता है या नाउन हो सकता है। फिर से ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। सब्जेक्ट हमेशा नाउन और प्रोनाउन हो सकता है, लेकिन ये जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो या तो नाउन होगा नहीं तो एडजेक्टिव होगा। या तो नाउन होगा नहीं तो एडजेक्टिव होगा, ठीक है। चलिए, अब मैं कह रहा हूं कि लिंकिंग वर्ब को पहचानने का तरीका क्या है कि ईज एम आर से उस वर्ब को रिप्लेस करके देखिए क्या मीनिंग निकल रहा है कि नहीं, या उसको इक्वल साइन से रिप्लेस कर दीजिए। इक्वल साइन से रिप्लेस करने का क्या सेंस है? अब जैसे मान लीजिए कि मैं कह रहा हूँ सब्जेक्ट और उसका मैं कह रहा हूँ कि उसका कॉम्प्लीमेंट होगा, कोई सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, तो दोनों एक ही चीज को डिनोट कर रहे होंगे, एक ही चीज के बारे में बातचीत हो रही होगी, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में ही तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये। तो दोनों सेम चीज को ही इंगित कर रहे होंगे। इसीलिए जब इक्वल साइन से आप रिप्लेस करते हैं तो दोनों तरफ चीजें एक ही होती है, सेम चीज आती है, ठीक है। अब चलिए कुछ एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं लिखता हूं सी लुक्स ब्यूटीफुल, ये के सेंटेंस हो गया? सी लुक्स एट द स्काई, एट द स्काई, ठीक है। अब ये दो सेंटेंस हो गए। अब थोड़ी सी एक बात समझिए कि क्या इसको और इस लुक्स को हम इज एम आर से रिप्लेस कर सकते हैं या इक्वल साइन से रिप्लेस कर सकते हैं? तो मैं कह रहा हूं कि मैंने किया, इज से रिप्लेस कर दिया। आप पढ़िए तो सी इज ब्यूटीफुल, सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है? आप कहेंगे हाँ निकल रहा है। यानी हम लुक्स को क्या इज से रिप्लेस कर दिए? तो हाँ कर दिए। तो ये जो लुक्स है यहाँ लिखा हुआ है, ये है हमारा लिंकिंग वर्ब, ये है हमारा लिंकिंग वर्ब, ठीक है। अब दूसरा क्या है कि ये लुक्स देखिए आप। अब क्या आप कहेंगे कि इस लुक्स को हम इज से रिप्लेस कर दें? तो सी इज एट द स्काई, नहीं, ये तो मीनिंग ही गलत हो रहा है। हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो ये वाला हमारा लिंकिंग वर्ब नहीं है। ये वाला हमारा क्या नहीं है? लिंकिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। आगे पढ़ें। देखिए ये फंस गया, ये फंस गया गुरु, ये फंस गया। पता नहीं क्या क्या हो रहा है आज, ठीक है। चलिए, तो हमने ये देख लिया कि लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे हम उन्हें पहचानते हैं। अब एक काम करते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं ताकि उसको पहचानने में हमें मदद मिल पाए, ठीक है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं। द सूप, आप पीते होंगे। द सूप स्मेल्स गुड, एक सेंटेंस ये हो गया। दूसरा मैं लिखता हूँ दैट साउंड्स ग्रेट। दूसरा मैं लिखता हूँ, तीसरा सी
अपीयर्स कॉन्फिडेंट, ठीक है। फिर मैं लिखता हूँ सी बिकेम ए डॉक्टर, ठीक है। ये मैंने 4 सेंटेंस लिखे हैं। अब एक काम करिए आप, काम क्या करना है कि आप अब रिप्लेसमेंट का काम करिए। यहाँ पे फाइनाइट वर्ब, यहाँ पे फाइनाइट वर्ब, यहाँ पे फाइनाइट वर्ब, अब यहाँ पे फाइनाइट वर्ब। इन फाइनाइट वर्ब को आप इज आर एम, दो चीज़ों से इज एम आर या इक्वल साइन से रिप्लेस करने की कोशिश करिए। मैं क्या करता हूँ, इक्वल साइन से यहाँ रिप्लेस कर लेता हूँ कि क्या सूप और गुड दोनों सेम चीज़ों को इंगित कर रहे हैं क्या? हाँ, सेम चीज़ को ही इंगित कर रहे हैं। जैसे आप पिछले स्लाइड में आप देखें कि मैंने यहाँ पे इक्वल साइन से रिप्लेस नहीं किया, मैं यहाँ पे इक्वल से रिप्लेस कर दूँ तो ये वह और ब्यूटीफुल दोनों सेम चीज़ को ही बता रहे हैं क्या? यहाँ पे जो ब्यूटीफुल शब्द आया सी के लिए आया है क्या? सी जो आया है वो ब्यूटीफुल के लिए आया है क्या? हाँ, एकदम सही बात, ठीक है। एक बात हमने यहाँ पे सीखी, ठीक है। तो अब मैं करता हूँ इज से रिप्लेस करके देखता हूँ। इज, सूप इज गुड, हाँ, मीनिंग निकल रहा है। इसका मतलब है कि ये जो वर्ब है ये लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो ये गुड क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और सूप क्या है? सब्जेक्ट। फिर अब आ जाइए साउंड पे। क्या हम इज से रिप्लेस करते हैं दैट इज ग्रेट, ठीक है, मीनिंग निकल रहा है। इसका मतलब डैट क्या है? सब्जेक्ट है, और ग्रेट क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सी अपीयर्स कॉन्फिडेंट, सी इज कॉन्फिडेंट, बात तो वही है, मीनिंग आ रहा है। तो सी हमारा सब्जेक्ट है और ये कॉन्फिडेंट है हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह यहाँ सी इज ए डॉक्टर या सी बिकेम ए डॉक्टर, इसका मीनिंग आ रहा है, इसका मतलब सी हमारा सब्जेक्ट है और डॉक्टर हमारा कॉम्प्लीमेंट है। अब कॉम्प्लीमेंट की क्वालिटी हमने क्या देखी कि ये या तो नाउन हो सकता है या एडजेक्टिव हो सकता है। अब एक बार के लिए हम इसके कॉम्प्लीमेंट को एक बार के लिए पहचानने की कोशिश करते हैं। गुड आपको पता है कि एक एडजेक्टिव है, ग्रेट आपको पता है कि एक एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट आप कॉन्फिडेंट आपको पता है कि एक एडजेक्टिव है, लेकिन डॉक्टर एक नाउन है। तो आपने क्या पाया यहाँ पे कि या तो एडजेक्टिव या तो नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, ठीक है। चलिए, अगर आपको इस क्लास में कुछ भी डाउट समझ लग रहा है तो आप डाउट को कमेंट में लिख दें या ग्रुप में आप डाउट पूछ सकते हैं। मुझे लग रहा है कि मैंने अपनी काम कर दिया है। फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट। और इस क्लास में थोड़ी बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम हुई उसके लिए सॉरी, कोशिश करता हूँ कि इस क्लास की टेक्निकल प्रॉब्लम को मैं जल्दी ही निपटा पाऊँ। थैंक यू।